नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका ऑनलाइन क्लास स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने विषय पे चलते हैं। हम गुप्त काल के विषय में पढ़ रहे थे कल और समुद्रगुप्त तक पढ़ लिया था। समुद्रगुप्त के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बताया कि समुद्रगुप्त का जो राज्यकाल था, जो समुद्रगुप्त का राज्यकाल था वो था 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक। और समुद्रगुप्त के विषय में हमने पढ़ लिया था कि इन्होंने दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया और समुद्री बेड़े का निर्माण किया, जिससे इसने विजय अभियान चलाए। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कल। आज हम बात करते हैं समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र था जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम है? चंद्रगुप्त सेकंड। देखो, चंद्रगुप्त सेकंड का जो समय था वो था 380 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक। कब तक था? 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक। 380 ईस्वी पर समुद्रगुप्त के बाद में उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय है, वो गुप्त वंश का शासक बनता है और उसका जो शासनकाल रहता है वो 412 ईस्वी तक रहता है। और इसका देखो, इसके दो अन्य नाम भी हमें मिलते हैं, देवगुप्त इसका अन्य जो नाम मिलता है देव और उपगुप्त मिलता है। क्या मिलता है? देवराज और देवगुप्त। क्या नाम मिलते हैं? देखो, देवगुप्त और देवराज इसके अन्य नाम भी मिलते हैं। और इसमें देखो, विजय अभियानों के साथ साथ में वैवाहिक संबंधों से अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, इसका प्रभावती का जो विवाह है वो वाकाटक के राजा रुद्रसेन से किया। किससे किया? रुद्रसेन से किया। देखो, बात यह है कि जो गुप्त वंश का शासक आता है चंद्रगुप्त सेकंड, उसका कार्यकाल है 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक। उसके अन्य जो नाम हमें मिलते हैं देवगुप्त और देवराज मिलते हैं। और वो क्या करता है कि वह विजय अभियानों के साथ साथ में वैवाहिक संबंधों से अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। वह अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह है वो वाकाटक के राजा रुद्रसेन से करता है। और बाद में वाकाटक का राजा जो रुद्रसेन है उसकी मृत्यु के बाद में प्रभावती शासिका बन जाती है अपने पुत्र को राजा घोषित करके, और उसका पूर्ण अधिकार हो जाता है, यानी कि बाद में वो चंद्रगुप्त द्वितीय के क्षेत्र में आ जाता है। अब हम जब बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की तो उसने देखो मालवा और गुजरात पर भी विजय अभियान किया। मालवा और गुजरात को भी जीता, मालवा और गुजरात को विजित कर लिया। और उसके बाद में उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। उज्जैन को क्या बनाई? दूसरी राजधानी बनाई। दूसरी राजधानी किसको बनाई? उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई। और हम बात करें इसकी तो देखो, इसने शक विजय प्राप्त, यानी शकों के ऊपर शक विजय के उपलक्ष्य में जब शक विजय कर लिया तो अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि थी। जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, यानी शक विजय के बाद में इसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया। और जब हम इसकी बात करें तो इसके काल की एक महत्वपूर्ण बात है कि चीनी यात्री फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही भारत आया था। कब आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही भारत आया था। कौन? चीनी यात्री फहान। तो हम बात कर रहे थे देखो चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने पढ़ा कि उसका नाम, अन्य नाम देवगुप्त और देवराज में मिलता है। अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन से किया। मालवा गुजरात की विजय की। उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य के नाम से अपने आप को सम्मानित किया।
और चीनी यात्री वाहन है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आता है। ये प्रमुख जो बातें थी वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था, यानी समुद्रगुप्त का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखो, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखो तो देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि वह चीनी यात्री वाहन है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। अब हम आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद की। तो देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में उसका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी जो बनता है वो आता है कुमारगुप्त। क्या नाम है उसका? कुमारगुप्त। और उसका अन्य नाम महेंद्रगुप्त भी मिलता है हमें। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो शासक बनता है उसका पुत्र या उत्तराधिकारी, उसका नाम है कुमारगुप्त। और अन्य नाम जो मिलता है वो मिलता है महेंद्रगुप्त। क्या मिलता है? महेंद्रगुप्त मिलता है। देखो कुमारगुप्त का जो शासनकाल रहा वो रहा था 1414 ईस्वी से लेकर के 1455 ईस्वी। यानी कि कुमारगुप्त है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में यानी 1414 ईस्वी में शासक बनता है और 1455 ईस्वी तक शासन करता है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि माने तो इसके काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई। किसकी? नालंदा ये बहुत ही मान लो कि महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि देखो मौर्य काल में जो प्रमुख शिक्षा का केंद्र था वो तक्षशिला था और गुप्त काल में जो प्रमुख शिक्षा का केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। और नालंदा विश्वविद्यालय की 9 मंजिला भवन थे, यानी 9 अलग अलग भवन थे जिनमें द्वारपालों के द्वारा या विद्यालय के आचार्यों के द्वारा प्रवेश शिक्षा लेकर के प्रवेश दिया जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय में ये मान लो कि लगभग जो भारतीय क्षेत्रों से संबंधित जो भी विदेशी क्षेत्र रहे हैं उनके छात्र छात्राएं यहाँ विद्या अध्ययन करते थे छात्र। तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण विद्यालय था जिसकी स्थापना कब हुई? जिसकी स्थापना हुई गुप्त काल में। और किसके काल में? कुमारगुप्त और महेंद्रगुप्त के काल में हुई। और देखो इसके जो राज्य का विस्तार था वो सौराष्ट्र यानी गुजरात के तट से लेकर सौराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक, कहां तक था? बंगाल तक था। यानी कि पूर्व में जो गुजरात का जो क्षेत्र है, पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में बंगाल तक का क्षेत्र है उसमें साम्राज्य विस्तार था कुमारगुप्त का। और कुमारगुप्त देखो कुमारगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया, अश्वमेध यज्ञ। और कुमारगुप्त वैसे तो देखो वैष्णव धर्म का व्यक्ति था, वैष्णव धर्म को मानने वाला, यानी भगवान विष्णु की जो परंपरा है उसको मानने वाला था, यानी वैष्णव धर्म का उपासक था ये। किंतु उसने जैन बौद्ध और अन्य जितने भी धर्म है ना उनको भी प्रोत्साहन दिया, यानी उनका भी विकास करवाया। और इसके अंतिम काल में देखो कुमारगुप्त के अंतिम काल में से जो पुष्यमित्र है उसके विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। जो पुष्यमित्र है उसके विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो ये प्रमुख बातें थी कुमारगुप्त या महेंद्रगुप्त के बारे में कि कुमारगुप्त जो महेंद्रगुप्त है 1414 ईस्वी में शासक बनता है, 414 ईस्वी में शासन बनता है और 455 ईस्वी तक शासन करता है। इसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापनाकर्ता का नाम आता है तो कुमारगुप्त आता है। कि किसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो कुमारगुप्त के द्वारा। और कुमारगुप्त का अन्य नाम महेंद्रगुप्त भी मिलता है। इसका जो साम्राज्य विस्तार है वो सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक था। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, वैष्णव धर्म का उपासक था और इसने वैष्णव धर्म के साथ साथ में जैन बौद्ध अन्य जो धर्म है उनका भी विकास किया। और इसके अंतिम काल में पुष्यमित्र का विद्रोह का सामना इसे करना पड़ा। ये कुमारगुप्त के विषय में था, ये एक बार लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं स्कंदगुप्त की। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। देखो कुमारगुप्त के बाद में हम बात करेंगे स्कंदगुप्त की। कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त, जिसका काल माना जाता है 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक। कब? 455 ईस्वी लेकर के 467 ईस्वी तक। और इसके विषय में इसके विषय में हमें जो जानकारी मिलती है वो प्रमुखतः ये मिलती है कि जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के विषय में हमें जानकारी मिलती है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और उसमें यह लिखा हुआ मिलता है कि भाई स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित, किनके द्वारा? जो मौर्यों द्वारा जो निर्मित थी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। क्या करवाया? पुनरुद्धार करवाया। तो ये ध्यान रखना कि स्कंदगुप्त के विषय में एक ही बात प्रमुखता आती है कि स्कंदगुप्त का जो कार्यकाल रहा वो 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक रहा। जूनागढ़ अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है और मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया। तो ये प्रमुखता वर्णन था हमारा गुप्त वंश के बारे में। किसके बारे में था? गुप्त वंश के बारे में। अब हम गुप्त वंश की जो देखो, गुप्त वंश ऐसा शासन काल रहा भारत का कि गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, निर्माण और स्थापत्य के क्षेत्र में भी गुप्त काल उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हम पढ़ेंगे गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तब तक इन्हें नोट करें, फिर आगे हम बात करते हैं गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। आगे देखो, अब हम बात करते हैं गुप्त वंश के जो सांस्कृतिक उपलब्धियां रही उनके बारे में। देखो, गुप्त वंश की अगर हम सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी गुप्त काल की? उनमें पहली बात तो ये कि देखो, गुप्त वंश के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के उपासक थे। किंतु समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने वैष्णव धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया, यानी कि केवल वैष्णव धर्म को ही नहीं बल्कि वैष्णव धर्म के साथ साथ में जैन और बौद्ध धर्म को भी प्रोत्साहन दिया समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के द्वारा विशेषतया। और कुमारगुप्त के द्वारा तो शिक्षा का विकास किया गया। इसी के तहत नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। साथ ही समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किए, अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है। और देखो गुप्त काल में ही रामायण, महाभारत और मनु संहिता अपने वर्तमान स्वरूप में आए। यानी कि जब हम बात करते हैं वर्तमान, जो रामायण महाभारत और मनु संहिता का जो उल्लेख है वो अपने वर्तमान स्वरूप में गुप्त काल में ही आता है। तो ये गुप्त काल की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां रही। और हम बात करें अगर, तो देखो जिन्हें भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख विख्यात जो विद्वान हुए उनका नाम है कालिदास। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो भी गुप्त काल की है, जैसे रघुवंशम, मेघदूत और अन्य अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो सभी रचनाएं कालिदास की जो रचनाएं वो भी गुप्त काल की है। इनके साथ साथ विशाल दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, विशाल दत्त की वो भी रचना है, वो प्रमुखतः गुप्त काल की रचना है। साथ साथ में देखो जब हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो उसके दरबार में 9 रत्न थे, जैसे प्रमुख जो कोषाकार थे, अमर सिंह है, वरामीर है, शंकु है, वेताल भट्ट है आदि सभी जो 9 प्रमुख विद्वान थे या 9 रत्न थे, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में यानी गुप्त काल में हुए। तो गुप्त काल की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास में ये स्वर्णिम युग रहा और ये प्रमुखतः गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। तो हम इस विषय में कह सकते हैं कि भाई जो गुप्त काल रहा भारत का, वो स्वर्णिम यहाँ केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा है, साहित्य है, कला है और साथ साथ में स्थापत्य जो निर्माण है उसके काल में भी गुप्त वंश है वो एक महत्वपूर्ण रहा। ये रही गुप्त वंश की प्रमुख संस्कृतियां। अब हम गुप्त वंश के बाद में हम अगली जो कक्षा है उसमें बात करते हैं। धन्यवाद।